जी हाँ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कंसेप्ट बिंद यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तो पढ़ रहे थे ना, अब उसके आगे पढ़ेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे कि एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कैसे होता है। ठीक है ना, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसको पहले कैसे लिखेंगे, एकल विस्थापन कैसे तब एकल विस्थापन हुआ है उसका डिफिनेशन लिखेंगे हिंदी में। कैसे लिखेंगे, आइए लिखते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर क्वेश्चन देकर लिखेंगे कि एकल विस्थापन एकल विस्थापन अभिक्रिया अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है, एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अधिक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित विस्थापित कर देती है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं मतलब इसके मतलब है कि एक ऐसा तत्व जो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी अलग कर देता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इक्वेशन में समझते हैं, इसको लिख लीजिएगा ना। इसको लिखिएगा कि एकल विस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें कोई तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, करके उसके स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ गए हैं। माने एकल विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या समझ गए ना, कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी अलग कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। मतलब ये को विस्थापित करेगा तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, अपना से कम अभिक्रियाशील तत्व को अलग कर देगा, अलग यानी हटा देगा वहां से, वो वहां पर चल जाएगा। ऐसा भी देखते हैं ना कि ज्यादा जिसके पास पैसा रहता है वो कम पैसा वाले को वैल्यू देता है, नहीं देता है, उसको उठा देता है, उठा देता है ना। कुर्सी पे बैठा रहेगा, एगो ज्यादा पैसा वाला आइएगा, अमीर आदमी आएगा, एगो गरीब आदमी रहेगा, अमीर आदमी आएगा तो गरीब आदमी को उठा देगा, तो उठ जाएगा। तो देखते करते हैं। उसी प्रकार है कि जो उसके पास ज्यादा अभिक्रियाशील मतलब ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, वो कम रिएक्टिव तत्व को अलग कर देगा, हटा देगा। ये तो लिख लिए होंगे। इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं। इसको मिटा देना, इसको मिटा देते हैं, इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं कैसे होता है। देखिए ये क्या हो गया, इसको हम लोग देखिए, ये भी नहीं चल रहा है। इस क्या हो गया, Fe मतलब क्या हो गया, आयरन, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, FeSO4 यानी FeSO4 मतलब ये क्या करेगा कि Fe इसको अलग कर देगा, यानी कॉपर को अलग कर देगा, क्योंकि ये इससे अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए नहीं इसको हटा देगा। जिसे हो जाएगा इसमें FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कार्बन होगा, कार्बन होगा। कैसे होगा, Fe इससे ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ज्यादा अभिक्रियाशील है, मतलब ज्यादा मजबूत है, तो Fe क्या करेगा, कार्बन को अलग कर देगा, और कार्बन को अलग कर देगा तो Fe यहाँ पर जुड़ जाएगा, ASO4 के साथ अपना रिएक्शन बना लेगा, मतलब ज्यादा इससे ज्यादा ये अभिक्रियाशील है,
इसलिए इसको यहाँ से हटा देगा, ये यहाँ पर ये आ जाएगा ना, इसी को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। आइए इसमें देखते हैं। अच्छा तो इसमें लिख दीजिएगा, लिख लीजिएगा FeSO4 फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4 क्या होता है, और कॉपर ये सॉलिड हो गया, सॉलिड मतलब ठोस, आई इक्वारेजिया मतलब घोल हो गया, बिलियन हो गया, ठीक है। जिंक और कॉपर सल्फेट में कौन अभिक्रियाशील ज्यादा है, जिंक कॉपर में और जिंक में किसका रिएक्टिव पावर ज्यादा है, मतलब किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन या किसके पास ज्यादा पैसा है, तो इसके पास ज्यादा पैसा है, इसके पास कम पैसा है, तो ये तो इसको हटा देगा कि नहीं हटा देगा, हटा देगा, तो ये यहाँ से इसको हटा देगा और इससे जुट जाएगा, जुट जाएगा कि नहीं, तो क्या होगा ZnSO4, इसको क्या बोलते हैं जिंक सल्फेट, और उसके बाद से कॉपर को अलग कर देगा, क्यों अलग कर देगा, क्योंकि कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन है तो जिंक, तो जिंक सल्फेट और कॉपर, कॉपर क्या हो गया ये सॉलिड हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार पीबी, पीबी का मतलब हुआ लेड, लेड मतलब ये शीशा, ये कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, तो ये पीबी कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको क्या होगा, पीबी कॉपर को अलग कर देगा, अलग कर देगा, ज्यादा अभिक्रियाशील होगा तो क्या करेगा कि अलग कर देगा, जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वो तो अलग करबे करेगा ना, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पीबी, पीबी Cl2, PbCl2 प्लस Cu, कॉपर हो गया, ये हो गया सॉलिड, समझे कैसे कैसे हुआ, इसको PbCl मैंने पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नहीं इसको बोलते हैं लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड इसको बोलते हैं, इसको कॉपर बोलते हैं, इसको जिंक सल्फेट बोलते हैं, इसको कॉपर बोलते हैं, FeSO4 में फेरस सल्फेट बोलते हैं, इसको कॉपर बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को, इतना आसान से समझा दिए, कैसे बनेगा आप लोग तो जान गए, नहीं जाने होंगे तो फिर से इसको स्लो स्लो में देखिएगा, आराम आराम से एक दो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आइए अब इसके बाद देखते हैं कौन, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कि दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, मतलब दोहरी विस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझेंगे कि दोहरी विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया तो समझ गए, अब दोहरी विस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों के आदान प्रदान करके दो अलग अलग उत्पादों का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं कि दो अलग अलग यौगिक मिलकर या तत्व मिलकर अपने आयनों के आदान प्रदान करके एक दो अलग अलग यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे दोहरी डिस्प्लेसमेंट यानी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अलग अलग दो अलग अलग यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, समझ गए। और उसके बाद देखिए आइए ऐसा समझते हैं, क्या बोलते हैं इक्वेशन से समझते हैं, जैसे NaSO4 यानी सोडियम सल्फेट BaCl मतलब बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड कैसे बनता है आइए देखते हैं, मतलब क्या दोहरी विस्थापन मतलब दो गो कैसे मिलकर बनता है, जैसे NaSO4 यानी Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, उसके बाद बेरियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट जिसे बनेगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, ये मिल गया, ये मिलेगा, दोहरी विस्थापन दो गो अपने यौगिक आदान प्रदान करेगा, समझे ना, इसमें तो लिखा है कि दो यौगिक अपने यौगिकों को आदान प्रदान करके मतलब मिल के बनाएगा दो गो, इसमें कई गो रहेगा, इसमें कई गो, फिर इसमें कई गो, फिर इसमें कई गो रहेगा, BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट, उसके बाद क्या होगा NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, बच गया कौन NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, उसके बाद आइए AgNO3, AgNO3 NaCl मिलेगा तो कैसे बनेगा, तो AgCl मतलब
एजी मतलब क्या होता है? सिल्वर का सूत्र होता है एजी। एजी मतलब सिल्वर। एजी सीएल बनेगा तो एजी सीएल, एजी सीएल। और उसके बाद से NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट होता है। NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट प्लस क्या बोलेगा NaNO3, NaNO3, ठीक है। अभी क्या हो गया, इसको क्या सीखेंगे इसके बाद? हम लोग सीखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, इसका परिभाषा क्या होता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें आयन मतलब जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक ही साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब जिसमें दो अभिक्रिया अपने में मिलकर जैसे अपचयन और उपचयन दोनों एक ही साथ होता है, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अपचयन का मतलब क्या हुआ और उपचयन का मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन में हम लोग समझेंगे, ठीक है। अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन और अपचयन मतलब रिडक्शन। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, अपचयन मतलब रिडक्शन हो गया, दोनों एक ही साथ होता है। आइए उसको हम इक्वेशन में कैसे समझते हैं बनाकर, ठीक है। देखिए ये क्या होगा, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये क्या हो गया, कार्बन हो गया। जिंक ऑक्साइड और कार्बन मिलेगा तो क्या होगा, तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा मतलब ऑक्सीडेशन उसमें से हट जाएगा। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन हट जाएगा। इसमें से जिंक ऑक्साइड में से रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन हट जाएगा, और कार्बन में ऑक्सीडेशन होगा मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो इसको क्या होगा, जिंक बच जाएगा, इसमें कार्बन ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो CO2 हो जाएगा, ठीक है। आइए अब इसमें देखते हैं क्या होता है कि ये क्या होगा कि कार्बन ऑक्साइड, उसके बाद से हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन होगा तो इसमें ऑक्सीजन, इसमें हो गया क्या हो गया, इसमें होगा रिडक्शन, इसमें होगा रिडक्शन, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन हट जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन में क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा मतलब ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, एक कप्पर हो जाएगा, ये कप्पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं, ये जिंक हो गया, जिंक हो गया और एक कार्बन सल्फेट, CuSO4 मतलब कार्बन सल्फेट हो गया। मतलब इसमें क्या हो गया कि इसमें हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब इसमें जुटेगा और इसमें से हटेगा। तो ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट हो गया और Cu कॉपर बच गया। उसी के प्रकार इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का इसमें हो गया आपको, इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है और कैल्शियम क्लोरीन जुड़ रहा है। इसमें Mn हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद से H2O हो गया, H2O हो गया और Cl2 हो गया, क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अपचयन उपचयन होता है, मतलब दो अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया इसमें तो लिखा है ना कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दोनों एक ही साथ होता है, मतलब दोनों इसमें से इसमें जाएगा, इसमें से इसमें जाएगा, मैंने नहीं, मिक्सचर हो जाएगा। मिक्सचर होगा मतलब तुम, जैसे नहीं होता है कि आप हम में से ले लीजिए, हम आप में से ले लेंगे, मिला लेंगे, मिलाकर उसके बाद अभिक्रिया होगा तो इधर प्राप्त होगा, उसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, दोनों में से मिलकर, पहले में से कुछ मिलेगा, कुछ दूसरे में से मिलेगा, मिलकर नया प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब नया वस्तु बनाएगा, नया वस्तु का निर्माण करेगा। कुछ इसमें से कुछ लेगा, कुछ इसमें से लेगा, लेकर दोनों मिलकर नया वस्तु बनेगा। इससे वो होता है कि दोनों वस्तु बन जाए, कोई भी अधूरा न रहे। जैसे कार्बन हो तो कार्बन बन जाए, ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन बन जाए, मैंने ऐसा चीज मैंने पूर्ण वस्तु बनाए, मतलब अधूरा नहीं, पूर्ण वस्तु मतलब पूरा वस्तु बनाए, अधूरा नहीं। आइए इसको इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, संतुलित कर देते हैं। इसमें तो सब जानते हो कि क्या हो गया, H2O जल तो लिक्विड हो गया, ये तो Cu कॉपर हो गया, ये सॉलिड हो गया। इसको तो इस तरह लिखा जाता है, तो आप लोग समझते हैं कि ये कॉपर हो गया तो ये सॉलिड हो गया, ये H2O जल तो लिक्विड हो गया, लिक्विड को क्या कहते हैं, एक क्यू लिखते हैं, इक्वेरेजी मतलब मिक्स, मिक्स एक क्यू इसको लिखते हैं। अब इसको समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। Zn एगो है, Zn एगो है, तो संतुलित समीकरण
दोनों तरफ क्या होता है संतुलित समीकरण, तो पिछले क्लास में समझ लिए हैं, इधर जितना रहेगा उधर इतना भी रहना चाहिए, मतलब दोनों तरफ भार बराबर होना चाहिए। आप 2 किलो हैं तो हमको भी 2 किलो रहना चाहिए। हाइड्रोजन इधर 2 गो है तो इधर भी 2 गो, जितना लेफ्ट है उतना राइट में रहना चाहिए। अब देखिए कॉपर, इसमें कॉपर ऑक्साइड एगो है, ऑक्सीजन एगो है, कॉपर एगो है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन 2 गो है, मतलब ये संतुलित है। इसको कैसे कहते हैं, जिंक एगो है, जिंक एगो है, कॉपर सल्फेट, कॉपर एगो है, सल्फेट 4 गो है, ये भी संतुलित है। जैसे MnO2, ऑक्सीजन 2 गो है, Mn एगो है, Mn एगो है, क्लोरीन 2 गो है, ऑक्सीजन इसमें एगो है, ऑक्सीजन एगो है, तो इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, मतलब ये 2 हो गया तो हाइड्रोजन 4 गो हो गया, तो इसमें हाइड्रोजन कगो है, एगो है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे, हो गया। उसके बाद से Cl 4 गो है, इसमें Cl 2 गो है, तो यहाँ पर भी 2 से गुना कर देंगे, 4 गो। अब देखिए संतुलित हो गया, संतुलित का मतलब इधर जितना होना चाहिए उधर इतना चाहिए। मैग्नीशियम एगो है, मैग्नीशियम एगो है, अब क्लोरीन 2 गो है, क्लोरीन यहाँ पर Cl2 4 गो है, 4 गो है ना, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, Mn पर भी 2 होगा, क्या है दोनों तरफ बराबर है। मैग्नीशियम 2 गो है, मैग्नीशियम 2 गो है, ऑक्सीजन 4 गो है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा, 6 ऑक्सीजन हो गया, आपको 2 दूना 4 गो हो गया, ऑक्सीजन 4 गो हो गया, हाइड्रोजन हो गया 8 गो, हाइड्रोजन 8 गो, मतलब यहाँ पर 4 गो हो रहा है, 4 गो हो रहा है हाइड्रोजन, 4 दूना 8 गो होना चाहिए ना, 4 गो हो रहा है, तो यहाँ पर भी अभी 4 से गुना नहीं होगा, यहाँ पर 8 से गुना, 8 से गुना होगा तो क्लोरीन हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ा रहा है, संतुलित करने में कुछ गड़बड़ा रहा है, आप लोग कर लीजिएगा। संतुलित इसको करना पड़ेगा कि तो ये करिए दे रहे हैं, MnO2, MnCl, Cl हो गया आपको एगो, Mn एगो, सही है। ऑक्सीजन 2 गो है, ऑक्सीजन इसमें एगो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें 2 गो करेंगे, ऑक्सीजन 2 गो करेंगे, हाइड्रोजन हो जाएगा इसमें 4 गो, हाइड्रोजन 4 गो करेंगे, Cl हो जाएगा 4 गो, Cl हो जाएगा 4 गो, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अच्छा रुकिए हम देखते हैं, 2H2, MnCl2, MnCl2, ओ माय गॉड, यहाँ पर MnCl2, MnCl2, चलिए इसको संतुलित कर लीजिएगा। आइए इसके बाद देखते हैं, तो आइए अब इसके बाद देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया होने के बाद कुछ ठोस पदार्थ प्राप्त होते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आइए लिखकर इसको कैसे डिफिनेशन कैसे लिखिएगा, मतलब इसको परिभाषा कैसे लिखिएगा, पूछेगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो उसको लिखेंगे कि अवक्षेपण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है, मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है, एक ऐसी अभिक्रिया है, अभिक्रिया है जिसमें जिसमें अभिक्रिया होने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद कुछ होने के बाद कुछ ठोस अवक्षेप अवक्षेप प्राप्त होता है, होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं, उसे अवक्षेपण
अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें दो वस्तुएं मिलकर कुछ ठोस माने कुछ लिक्विड और कुछ ठोस के रूप में अवक्षेपण प्राप्त होता है। मतलब दो गो वस्तु मिली तो जैसे उसमें से कुछ ठोस अवस्था में मिल जाएगी, जैसे कुछ पत्थर मिल जाएगी, कुछ चीज NaCl जैसे घोलेंगे। तो आइए एग्जांपल में समझते हैं क्या क्या कैसे होता है। मतलब कुछ अवक्षेपण मतलब कुछ ठोस मिलावला के बाद कुछ ठोस मिलेगा, उसमें से कुछ ठोस प्राप्त होगा, उसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण का मतलब होता है उसमें से कुछ ठोस माने सब लिक्विड टाइप में नहीं रहेगा, कुछ ठोस अवस्था में प्राप्त होगा, उसी को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जिसमें ठोस, जैसे Na2SO4 एग्जाम जैसे कि ले लीजिए, जैसे लीजिए आप लोग एग्जांपल से समझिए ना। Na2SO4, Na2SO4 Na2SO4 प्लस BaCl2, BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड मिलेगा तो क्या बनेगा? 4 नंबर में समझे थे ना, उसी नंबर जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड मिलेगा तो क्या होगा? NaCl2, NaCl2, NaCl2 मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट BaSO4। आइए इसके माध्यम से समझते हैं। Na2SO4 तो NaCl2 ठीक है, उसके बाद से BaCl2 तो होगा BaSO4। अवक्षेपण कैसे प्राप्त होगा ठोस? आइए देखते हैं ठोस अवक्षेपण कैसे प्राप्त होगा। इसको तो हम लोग क्या लिखे थे? लिक्विड लिखे थे, AQ लिखते हैं इसको। इसको NaCl, इसको सोडियम क्लोराइड, इसको ठोस। मतलब ये दोनों मिला तो ये प्राप्त हुआ ना, ये दोनों मिलकर ये प्राप्त हुआ, तो ये हो गया आपका ठोस। इसी को बोलते हैं अवक्षेपण। नमक ठोस अवस्था में रहता है ना, इसी को बोलते हैं अवक्षेपण। ठीक है, ये तो लिक्विड अवस्था में मिल गया मतलब पानी, ये तो घोल हो गया, ये हो गया अवक्षेपण। इसको बोलेंगे अवक्षेपण, इसी को बोलेंगे अवक्षेपण, अवक्षेपण समझे? इसी को बोलेंगे अवक्षेपण। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल है AgNO3 NaCl। एक और लेते हैं AgNO3, AgNO3, AgNO3 ले लेते हैं, उसके बाद NaCl ले लेते हैं, AgNO3 NaCl ले लेते हैं, NaCl मिलेगा तो क्या बनेगा? AgNO3 तो बनेगा AgCl, NaNO3 NaNO3 प्लस AgCl प्लस AgCl, 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 AgCl ये हो गया आपका ठोस, ये हो गया आपका NaNO3, ये हो गया AQ लिक्विड, ये हो गया आपका लिक्विड, ये हो गया आपका ठोस। कैसे समझेंगे? आइए समझते हैं। ये हो गया लिक्विड, ये हो गया ठोस, तो इसी को बोलेंगे अवक्षेप। अवक्षेप मतलब ठोस अवस्था में दानेदार, जैसे आंकड़ ऊपर हो गया ना, कंकड़ अंकड़ बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं अवक्षेप। पानी में घोलेंगे तो ये क्या होता है, ये दोनों रिएक्शन करेगा तो ये प्राप्त होगा, तो ये इसका अवक्षेप होगा। अवक्षेपण का मतलब है होता है ठोस, अवक्षेप, अवक्षेपण, अवक्षेपण का मतलब है होता है कि ठोस कोई प्राप्त होगा, मतलब कुछ ठोस अवस्था में मिलेगा, उसी को अवक्षेपण बोलते हैं। हल्का सा ठोस हो या थोड़ा सा भी ठोस हो, लेकिन वो घोल नहीं होगा, थोड़ा सा ठोस टाइप का रहेगा। समझ गए? आइए इसके बाद फिर समझेंगे इसके आगे क्या पढ़ेंगे। आइए आप समझते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। इसका क्या डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मतलब इसका
अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या लिखेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है, लिख दें, ये लिख लीजिएगा, थोड़ी लिखिए दे रहे हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, लिखिएगा कि उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है, एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और भस्म मिलकर लवण और जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और भस्म मिलकर, अम्ल मतलब क्षार, अम्ल और भस्म मिलकर, अम्ल मतलब एसिटिक अम्ल, अम्ल मतलब खट्टा होगा, भस्म मतलब क्षार होगा, खट्टा और क्षार, क्षार मतलब कड़वा, मिलकर क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। आइए इक्वेशन से कैसे समझते हैं उसको, इक्वेशन से लिखकर समझते हैं। इक्वेशन मतलब सूत्र द्वारा उसको समझते हैं कैसे बनता है। जैसे ले लीजिए अम्ल, अम्ल को क्या बोलते हैं, अम्ल, ये हो गया अम्ल, ये हो गया भस्म, मिलेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल। आइए समझते हैं अम्ल, अम्ल को क्या बोलते हैं, क्षार, भले अम्ल मतलब खट्टा होता है उसको अम्ल बोलते हैं, भस्म मतलब क्षार होता है। अम्ल, अम्ल को बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, जो हम लोग को पेट में पाया जाता है। हम लोग को पेट में कौन पाया जाता है, यही पाया जाता है। भस्म मतलब क्या हो गया, NaOH, OH जिसमें लगा होता है ना वो भस्म होता है, OH जिसके अंत में लगा रहता है वो क्षार होता है, भस्म, भस्म का मतलब क्षार होता है। ये क्या बनेगा, दोनों मिलेगा तो NaCl, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस जल, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस जल। सोडियम क्लोराइड किसको बोलते हैं, नमक को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, समझ गए। अम्ल भस्म, अम्ल और भस्म मिलेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण। उदासीन क्या हुआ, उदासीन ये मिला, उदासीन मतलब जिसका कोई भी रंग नहीं हो, जैसे जल का कोई रंग होता है, नहीं होता है, यही हो गया उदासीन, जल उदासीन हो गया, इसी को बोलता है उदासीनीकरण। जल उदासीन मिल गया ना, इसी को बोलता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें अभिक्रिया होने के बाद कोई भी चीज मिलेगा उदासीन, उसमें से एक उदासीन प्राप्त होगा। उदासीन मतलब उसका कोई भी कलर नहीं होगा, जल का कोई कलर होता है, जिस कलर में डालिएगा उस कलर का रूप ले लेता है, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आइए इसके बाद देखते हैं, जी बच्चों आइए सीखते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं, अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया को संक्षारण अभिक्रिया भी कहते हैं। संक्षारण मतलब खराब हो जाना, ऑक्सीकरण मतलब खराब होना, मतलब जब ऑक्सीकृत हो जाएगा लोहा तो खराब होता है ना, उसी को बोलते हैं संक्षारण या ऑक्सीकरण। आइए इसको डिफिनेशन लिखते हैं, मतलब इसको कैसे किया जाता है इसके बारे में लिखते हैं। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है, वैसी अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें 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 ऑक्सीजन
जिसमें जल जिसमें जल और ऑक्सीजन, जल और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, जल और ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में उपस्थिति में यह अभिक्रिया अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया होती है। यानी इस अभिक्रिया को होने के लिए क्या-क्या रहना चाहिए? आवश्यक है जल आवश्यक है, नमी भी आवश्यक है और वायु भी आवश्यक है। तीनों चीज रहना चाहिए। तीनों चीज रहना चाहिए तभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी संक्षारण अभिक्रिया। वायु कितना लोग बोलते हैं कि वायु नहीं रहेगा, जल में रहेगा तो संक्षारण होगा। तो जल में ऑक्सीजन मिला रहता है, जल में ऑक्सीजन मिक्स रहता है। ठीक है, आइए हम लोग एग्जाम्पल की सब संक्षारण मतलब समझते हो ना। जैसे लोहा हो गया, लोहा को जब हम लोग खुले में रख देते हैं तो ऑक्सीजन भी है, उसके बाद से धरती पर रख देते हैं, उसमें नमी भी, हवा चल रही है ना, तो नमी रहता है ना, तो उसी से ऑक्सीकृत होकर लोहा में जंग लग जाता है। अच्छा, जंग लग जाता है तो जंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर लेप चढ़ाते हैं, जस्ता का लेप चढ़ा देते हैं, जिसको हम लोग जस्तीकरण बोलते हैं ना। ऑब्जेक्टिव में आता है कि संक्षारण से बचने के लिए क्या करना चाहिए लोहे को, तो जब संक्षारण से बचने के लिए जस्तीकरण किया जाता है, जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, ताकि उसपे संक्षारण ना हो, मतलब वो ऑक्सीजन और नमी से रिएक्शन ना करे। रिएक्शन करेगा तो जंग लग जाएगा, इसी को बोलते हैं। ठीक है, आइए समीकरण कैसे समझते हैं। समीकरण से समझते हैं कि जस्तीकरण मतलब जैसे इसको समीकरण के हिसाब से समझते हैं, क्या होगा, Fe मतलब आयरन हो गया, Fe प्लस O2 प्लस H2O, H2O, ये तीनों मिलेगा तो क्या होगा, संक्षारण की प्रक्रिया होगी। संक्षारण को होने के लिए जैसे ये तो हो गया आयरन, ये ऑक्सीजन, ये जल, तीनों मिलेगा तो संक्षारण होगा। जैसे इसमें क्या होगा, Fe3 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 ओ Fe2 होता है, Fe2 Fe2O3 इंटू H2O, संक्षारण होगा तो यही बनेगा। जैसे Fe रहेगा, आयरन रहेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और नमी की उपस्थिति में तीनों मिलेगा तो क्या होगा, लोहा का संक्षारण होगा। संक्षारण होगा तो ये बनेगा। संक्षारण होने के बाद लोहा का वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे लोहे को जब खुले अवस्था में रख देते हैं, धरती पर रख देते हैं, तो नमी सोख कर ऑक्सीजन में नमी रहता है और जल की उपस्थिति में जब रख देते हैं, तीनों मिलता है तो लोहे खराब हो जाता है। खराब मतलब समझते हैं, उसमें जंग लग जाता है, उसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया या संक्षारण अभिक्रिया बोलते हैं। संक्षारण होने से लोहे का वजन क्या होता है, बढ़ जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि संक्षारण होने से लोहा का वजन में क्या होता है, वृद्धि होती है, मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन समझ गए। अब इसके बाद हम लोग कल समझेंगे। ठीक है, कल इसके आगे समझेंगे और हमको आशा है कि एक क्लास में खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री। उसके बाद से हम लोग सवाल बनाएंगे केमिस्ट्री का, ये फर्स्ट चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया का। उसके बाद फिजिक्स का एक चैप्टर चालू होगा। उसके बाद से हम लोग कल 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 तो ये खत्म हो जाएगा, परसों से सब उसका सवाल बना देंगे। उसके बाद से 2 दिन में सवाल बन जाएगा हमको। अच्छा, 2 क्लास में सवाल बन जाएगा। केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है उसका सवाल करा देंगे और उसके बाद से भारतीय भवन का सवाल करा देंगे और उसके बाद से ऑब्जेक्टिव एक दिन करा देंगे। ऑब्जेक्टिव सब लास्ट में खाली ऑब्जेक्टिव है चलेगा। दिसंबर के बाद परीक्षा निकलेगा तो खाली ऑब्जेक्टिव, मैथ साइंस का खाली ऑब्जेक्टिव चलेगा। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, फिर कल मिले। हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बिंदु को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।